हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इल्यूजन के इस वीडियो में हम लोग झारखंड का इतिहास के सीरीज को आगे बढ़ाने वाले हैं। और इस वीडियो में हम लोग मुगल के समकालीन झारखंड के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका यह पार्ट 1 है। जल्द ही इसका पार्ट 2 भी अपलोड होगा, क्योंकि मुगल के समकालीन झारखंड का जो टॉपिक है ये थोड़ा लंबा है, इसलिए इसको 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। पार्ट 1 तो ये है और पार्ट 2 डेफिनेटली कल तक आपको मिल ही जाएंगे, तो आप बने रहें वीडियो में, देखें पूरा। और इस वीडियो में हम लोग मुगल के समकाल जो झारखंड की स्थिति थी उसको जानने वाले हैं। यहाँ का शासक कौन था उस समय, यहाँ पर किसका शासन था, कौन कौन से राजवंश थे, सारे चीज़ों को हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पसंद आता है लाइक करें। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते हैं मुगल शासन जब आरंभिक दौर में था, मतलब जब यहाँ बाबर मुगल साम्राज्य का जब स्थापना किया गया बाबर के द्वारा, तो ये तो उसका आरंभिक दौर था। उस समय झारखंड में कुछ छोटे बड़े राजवंश पहले से ही अस्तित्व में थे। वैसे में कौन थे? कोकरा के नागवंशी, पलामू के रक्सेल और सिंहभूम के सिंह वंश। ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, तो मैं स्पेशली आपको रिकमेंड करूँगा कि ये तीनों आप याद ही रखें तो अच्छा है। अब आते हैं हुमायूं पर, क्योंकि बाबर के समय में चीज़ें बन ही रही थी और स्थापित ही हो रही थी। तो हुमायूं के समय में अपना पैर यहाँ पर जमा दिया गया और अच्छे से यहाँ पर इन्वेड करना चालू किया, अपने अपने साम्राज्य को बढ़ाना चालू किया, ये कह सकते हैं। तो हुमायूं के शासनकाल में झारखंड मुगल विरोधी अफ़गान के शरण स्थली बन चुके थे। कहने का यहाँ पर यह है कि झारखंड में पहले ही अफ़गान आ चुके थे मुगल से पहले और यहाँ पर बस चुके थे। तो उनके लिए एक थ्रेट था कि मुगल ना यहाँ पर आ जाए, क्योंकि दोनों एक ही दिशा से आए हुए थे। मेरा कहने का तात्पर्य आप थोड़ा समझें, इस बात को मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा। तो दोनों एक ही मकसद था। कुछ भी हो, दोनों के दोनों राजा ही थे, तो चाहेंगे कि मेरे क्षेत्र को कोई हड़प ना ले। इसलिए शेर शाह सूरी और मुगल शासक में, हुमायूं में आपस में तनाव थी कि छोटा नागपुर का क्षेत्र कहीं उसके हाथ में ना चला जाए, और हुमायूं का लगता था कि छोटा नागपुर का क्षेत्र मेरे अंडर आ जाए। तो इसके खिलाफ जो यह क्षेत्र है, छोटा नागपुर का क्षेत्र या फिर खुखरा का जो क्षेत्र है, इसका काफ़ी उपयोग किया गया शेर शाह सूरी के द्वारा। ठीक है, शेर शाह ने जब चौसा का युद्ध होने वाला था, उसके पहले ही अपने सेनापति खवास खां को पलामू के राजा महाराज चेरो के विरुद्ध अभियान भेजा। इसका एविडेंस मुझे मिलता है तारीख़ शेर शाही में, और इस किताब में शेर शाह के और सभी जितने भी अभियान किए गए सबका यहाँ पर एविडेंस मिलता है, एक पुख्ता सबूत मिलता है। तो मैं जानना चाहूँगा कि चौसा का युद्ध कब हुआ और तारीख़ शेर शाही किसने लिखी है। उसी तरह अकबर के शासनकाल में 1585 ईस्वी में शहबाज खां के साथ खुखरा विजय के लिए कुछ सेना भेजी गई। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि बार बार खुखरा और छोटा नागपुर का क्षेत्र है, यह मुगल चाहते थे कि इसको इन्वेड करके इसको अपने अंडर किया जाए, मतलब यहाँ पर आक्रमण करके यहाँ इस क्षेत्र को जीता जाए, उसको अपने अंतर्गत कर लिया जाए, मुगल साम्राज्य यहाँ पर स्थापित हो। तो इसका भी वर्णन जो है वो एक किताब में मिलती है, जिसका नाम है अकबरनामा, और यहाँ पर जो है वो तारीख़ शेर शाही। कुल मिला के आपके लिए 3 क्वेश्चन हो गए हैं। चौसा का युद्ध कब हुआ, तारीख़ शेर शाही किसने लिखी, और अकबरनामा किसने लिखा है। तो कुल मिला के 3 क्वेश्चन है। मुझे आप इसका आंसर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में देंगे। अकबर के शासनकाल तक सिंहभूम का जो संपर्क है वो मुगलों से हो चुका था, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2 पीढ़ी तो यहाँ का मुगल का तो गुजर ही चुकी है। तो तीसरी पीढ़ी है जब अकबर आया शासन में, जब अकबर शासन को संभाला, पूरे अंपायर को जब संभाला, तो इस समय तक झारखंड में, और मुख्य रूप से हम कहें तो पूरे झारखंड और जो सिंहभूम का जो क्षेत्र है, यहाँ तक मुगल पहुँच चुके थे। क्योंकि 1592 ईस्वी में उड़ीसा विजय अभियान के दौरान मान सिंह जो हैं वो मानभूम के क्षेत्र से होकर गुजरे थे। मानभूम का क्षेत्र हमारे धनबाद का क्षेत्र है, जो अभी हम लोग जिसको धनबाद के नाम से जानते हैं, वो मानभूम या मानभूमि के नाम से जाना जाता था। और मान सिंह जो है ये अकबर का एक कहें तो सेनापति है, प्रमुख सेनापति मान सिंह है। इसके द्वारा एक आमेर का मुख्य महल का निर्माण कराया गया। तो ये भी सवाल काफ़ी पूछा जाता है कि मान सिंह के द्वारा आमेर के मुख्य महल का निर्माण कराया गया, तो आप इसको भी याद रखें। लेकिन अकबर की मृत्यु के बाद नागवंशी जो शासक थे दुर्जन साल ने मुगल की अधीनता को अस्वीकार कर दिया। ठीक है ना। दुर्जन साल का भी जो यहाँ पर मतलब एक कहे तो
ये भी इसी राज्य में या फिर इसी क्षेत्र में अपना गढ़ बनाए हुए थे। जैसे ही अकबर की मृत्यु होती है तो ये नागवंशी शासक दुर्जनशाल अपने आप को खोल देते हैं और कहें तो अपने आप को मतलब एक शक्तिशाली राजा के रूप में दर्शाते हैं और वार्षिक कर देना भी बंद कर देते हैं। किसको? मुगल को। अब आते हैं जहांगीर का। जहांगीर ने बिहार के सूबेदार जो जाफ़र खां है उसको खोखरा को अपने अधीन करने के लिए कहा गया कि आप उस क्षेत्र पर आक्रमण करो और उस क्षेत्र को अपने अंदर ले आओ। लेकिन ये वे करते, सूबेदार जाफ़र खान ये काम करते इसके पहले सूबेदार जाफ़र खान की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु क्यों होती है? क्योंकि इनको एक बीमारी होती है, इसलिए यह इनके स्वास्थ्य को थोड़ा सा थ्रेट पहुंचता है तो ये अपना देह छोड़ देते हैं और इसका देहांत हो जाता है। इसके बाद बंगाल का सूबेदार इस्लाम खां जहांगीर के अनुमति के बगैर ही खोखरा को अधीन बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये भी असफल रहते हैं। आप देखें, न इन्होंने कर पाया बिहार को अपने अंडर, न ही सूबेदार इस्लाम खान ने कर पाया। दोनों के दोनों ही असफल रहे। इनकी तो मृत्यु हो गई और ये असफल रहे क्योंकि ये जहांगीर से अनुमति ही नहीं लिए थे, तो इसलिए वो रह गए वैसे ही। तो हम देखते हैं कि 1615 में इब्राहिम खान जो थे वो इसी को बिहार का नया सूबेदार बनाया गया और इसे सूबेदार जाफ़र खां के अधूरे अभियान को पूरा करने का उद्देश्य या आदेश दिया कि आप जो जाओ और बिहार का जो क्षेत्र है उसको आप जैसे यहाँ पर पढ़ें कि जो बिहार का जो सूबेदार जो था वो पूरा खोखरा को अपने अधीन करने का जो बात कही है वो इसको बोला गया कि आप उस काम को जाकर उस काम को अंजाम दो। तो दुर्जनशाल के द्वारा इब्राहिम खान जब नया सूबेदार बना इब्राहिम खान, तो दुर्जनशाल जो इस क्षेत्र में एक शासक, जैसे कि अकबर का देहांत के बाद दुर्जनशाल अपने आप को खोल दिए थे, वो मुगल का अधीनता को अस्वीकार कर दिए थे, उन्होंने कर भी देना बंद कर दिया। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि जहांगीर के शासनकाल में दुर्जनशाल जब इब्राहिम खान जब सूबेदार बना तो दुर्जनशाल के द्वारा इब्राहिम खान को प्रलोभन दिया गया, मतलब रिश्वत दी गई कि आप एक काम करो, छोड़ दो इस क्षेत्र को, मैं ये वो आपको देता हूँ। मतलब अपने तरीके से दुर्जनशाल ने इनको ऑफ़र किया, लेकिन इब्राहिम खान ने ये स्वीकार नहीं किया और दुर्जनशाल को कैद कर लिया। कैद करके 12 वर्ष तक ग्वालियर के किले में इसको रखा गया बंदी बनाकर। उसके बाद इसको छोड़ दिया गया और साथ ही साथ 6000 वार्षिक रुपए के मतलब इसको कर दिया गया कि आप कर अपना चुकाओगे 6000 वार्षिक मूल्य के रूप से 6000 रुपये आप सालाना मुझे दोगे। और इनको छोड़ने का एक और कारण था क्योंकि ये थोड़ा हीरे का परख करना जानते थे, इनको हीरे की पहचान मतलब ये कर पाते थे, इसलिए इसको इसलिए छोड़ा गया। लेकिन 6000 की वार्षिक कर लगाकर इसको छोड़ा गया। जहांगीर के शासनकाल में पलामू के चेर शासक सहबल राय और अनंत राय का यहाँ पर शासन चल रहा था। किस जगह पर? पलामू में। तो अनंत राय जो है उनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु के बाद सहबल राय जो है वो यहाँ का शासक बन जाता है। सहबल राय जो थे ये काफ़ी मतलब एक अजीब तरीके के शासक थे और ये ज़्यादातर लूट मार करते थे। ये जीटी रोड पर मुग़ल शासकों का जब ये काफ़िला का फिल्मों का लिखा गया है तो आप इसको सुधार लें, ये आप ना पढ़ें, आपके लिए नहीं है। तो यहाँ पर जब जीटी रोड पर मुग़लों का काफ़िला चलती थी या फिर इनके सैनिक पार होते थे तो उनको उस पर ये लूट कर देते थे, उस पर आक्रमण कर देते थे, उनका सारा सामान ये अपने कब्जे में कर लेते थे। कभी कभी तो व्यापारियों पर भी ये लूट करते थे, जो बंगाल की ओर व्यापारी आते थे उस पर भी ये अपना लूटपाट करके और अपना काम चलाते थे। लेकिन इससे हम देखते हैं कि मुग़ल और चेर के संबंध जो है वो ठीक नहीं थे, वो अच्छे नहीं थे। तो आप ध्यान रखें कि मुग़ल और चेरों का जो संबंध था, चेर राजाओं का जो संबंध था वो ठीक नहीं था। इसी कारण से जहांगीर के शासनकाल में वर्नियर तथा ट्रेवेनियर नामक दो विदेशी यात्रियों ने खोखरा में मिलने वाले हीरों की चर्चा की है। तो आपको ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है कि खोखरा में मिलने वाला हीरा का चर्चा किसके द्वारा किया गया? तो वेनियर और ट्रेवेनियर के द्वारा ये किया गया। जहांगीर के काल में नूरजहाँ से परेशान होकर दक्कन के सूबेदार उस समय जो थे, जहांगीर के जो बेटा शाहज़ादा खुर्रम को ही हम शाहजहाँ के रूप में जानते हैं। आप पढ़े होंगे हिस्ट्री में कि शाहज़ादा खुर्रम ने 1622 ईस्वी में विरोध कर दिया और राजमहल आ गया। वो राजमहल क्षेत्र जो है वो झारखंड का वो बंगाल का एरिया पहले पड़ता था, वो पूरा का पूरा बंगाल कहलाता था।
इन्होंने इब्राहिम खां को मारकर बंगाल के साथ साथ बिहार के कुछ क्षेत्र पर भी जो है वो अधिकार कर लिया। इब्राहिम खां कौन थे दोस्तों? तो यहाँ का सूबेदार, जो बिहार का जो सूबेदार है वो थे इब्राहिम खां। जैसे कि ये ऊपर में बिहार हो गया, ये नीचे में झारखंड हो गया और इधर से एरिया जो है वो अभी का बंगाल है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम जो है वो इब्राहिम खां को हम सूबेदार बनाएं और इसी जगह पर आकर ये जो है शहज़ादा खुर्रम इन्वेड किया और यहाँ पर इब्राहिम खां को मार कर और इस जगह को अपने अंडर कर लिया। तो हम कह सकते हैं कि बिहार के साथ साथ वो जगह बंगाल भी पड़ता था और झारखंड का तो खैर क्षेत्र था ही पूरे का पूरा। तो इन्होंने इस काम को इस तरह से अंजाम दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। जल्दी ही इसका पार्ट 2 भी अपलोड होगा। आपको यदि ये लेक्चर हेल्पफुल लगता है तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।